रागिनी आपके बीच फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। राजनीति विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवीयता का अंत, वो हम आज पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको द्विध्रुवीयता क्या थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, एक सोवियत संघ समर्थित था और एक अमेरिका समर्थित था। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के काल में। शीत युद्ध क्या था? ठंडा युद्ध था जो दोनों खेमों के बीच चल रहा था। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर तो 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तब तक शीत युद्ध चलता रहा। कभी धीमा पड़ा, कभी तेज पड़ा। तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुवीयता का अंत, यानी 1991 में जो नाटकीय घटनाक्रम घटा था और अचानक ही विश्व में दूसरी दुनिया का अंत हो गया था, वो कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विध्रुवीयता में। जो द्विध्रुवीयता या शीत युद्ध का जो प्रतीक थी वो थी बर्लिन की दीवार। ठीक है, जर्मनी का जो शहर है बर्लिन, उसको दो भागों में बांट दिया था। एक तरफ पश्चिमी बर्लिन था, एक तरफ पूर्वी बर्लिन था। पूर्वी बर्लिन जो था सोवियत संघ के पास था और पश्चिमी राष्ट्रों के पास था। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध द्विध्रुवीयता का प्रतीक थी, जो 1961 में बनी थी और 9 नवंबर 1989 में ये स्थानीय जनता द्वारा गिरा दी गई। और इसके गिरने के साथ ही बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक घटनाक्रम घटा, जो कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ये पटाक्षेप हुआ। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सोवियत संघ क्या था, कैसे अस्तित्व में आया और कैसे विघटन हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी? तो 1917 में 1917 में रूस में एक समाजवादी क्रांति हुई थी, जो कि पूंजीवाद और लोकतंत्र के विरोध में हुई थी। और इस तरह से सोवियत संघ जो है अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1971 में समाजवादी क्रांति हुई थी और रूस अस्तित्व में आया था। ठीक है, सोवियत गणराज्य जो है ये अस्तित्व में आया था। ये क्रांति किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवाद के विरोध में हुई। ठीक है, और इसने राज्य और पार्टी की संस्था को महत्व दिया। इनका उद्देश्य था कि जो पूंजीवाद के दोस्त थे उनको दूर किया जाए और जो गरीब और अमीर की खाई है जो बहुत गहराती जा रही है, इसको ख़त्म करके समाजवादी प्रणाली जो एक आदर्श व्यवस्था थी और मार्क्स के विचारों से प्रेरित थी। मार्क्स और लेनिन के रूसीवादी क्रांति मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर ही हुई थी। ठीक है, तो इनका जो मेन था, ये राज्य को महत्व देते थे और पार्टी को महत्व देते थे। इनका कहना था कि राज्य का जो नियंत्रण जो है सभी साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, भूमि पर, सब पर राज्य का नियंत्रण हो और राज्य ही सारी प्रोडक्शन का काम अपने हाथ में ले और सारी जनता जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। ये समाजवादी प्रणाली या साम्यवादी प्रणाली थी, जो बहुत आदर्श व्यवस्था थी। और इन्होंने इस रूसी क्रांति के बाद इस व्यवस्था को अस्तित्व में लाए। इसके साथ ही जब ये इनके यहाँ चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। अमेरिका के बाद कहें या अमेरिका के समकक्ष कहें तो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा था। चूँकि 1945 में पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत संघ ने मुक्त कराया था फांसीवादी शासन से, तो ये जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ मिल गए। ठीक है, सोवियत संघ के साथ वो लिए ये करीब 8 देश थे जो इनके साथ मिल गए। और इन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ गणराज्य जो नाम हुआ वो इनको मिला। जब ये देश भी साथ में मिल गए तो सोवियत संघ गणराज्य के नाम से इनको जाना गया। और क्या था, यहाँ पर पार्टी का शासन था, पार्टी को प्रमुखता दी गई। और पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, इन्होंने राज्य और पार्टी को महत्व दिया और कम्युनिस्ट पार्टी इम्पोर्टेंट पार्टी थी। कोई दूसरी पार्टी या विपक्ष को इन्होंने स्थान नहीं दे रखा था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो यूरोप के देश इनमें जुड़े थे उनकी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था की तर्ज पर संचालित की गई। यानी जो पूर्वी यूरोप के देश इनके साथ मिल गए थे, उनकी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी समाजवादी व्यवस्था के आधार पर चलाने का काम शुरू किया गया। और अब ये सब मिलकर 15 गणराज्य हो गए थे और इन 15 गणराज्यों को संयुक्त रूप से सोवियत संघ गणराज्य कहा गया। ठीक है, इन्हें दूसरी दुनिया कहा जाने लगा। जो ये देश जुड़े थे पूर्वी देश, ये सब मिलकर अब दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाने लगे। पहली दुनिया थी पश्चिमी राष्ट्र, दूसरी दुनिया ये साम्यवादी राष्ट्र थी। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। सोवियत संघ ने खूब तरक्की की और सुई से लेके तो कार तक इनके यहाँ उत्पादन हुआ। इनका घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत हुआ। हालांकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी
जितनी सोवियत संघ की थी, पश्चिमी राष्ट्रों की, जो अमेरिका वगैरह की जो प्रोडक्शन की क्वालिटी थी वो इनकी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने एक बुनियादी मूलभूत सुविधाएं देने का सबको वचन दिया कि आपकी बेसिक नीड्स जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, इन सब आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, और पूरा किया भी गया। ठीक है। फिर समस्या कहाँ आई? जब ये सब इतनी आदर्श व्यवस्था थी और बहुत आइडियल थी और चल भी अच्छी रही थी, फिर समस्या कहाँ आई? तो कोई भी चीज़ जो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें धीरे धीरे विकृतियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनको संचालित करने वाले जो हाथ हैं उनके विचारों में जब विकृति आ जाती है तो सारी चीज़ें तो विकृत हो गई। जस्ट ऐसे ही तानाशाही बढ़ गई, है ना, नौकरशाही बढ़ी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा, वो किसी की सुनते ही नहीं थी, है ना। जनता को उन्होंने सेकेंडरी समझा, खुद को, अपने आप को वो शासक समझने लगे थे। जो कि जनता के लिए बिठाए गए थे, जनता के नौकर थे, वो जनता के शासक समझने लगे थे। और जो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, चूँकि वहाँ लोकतंत्र नहीं था, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं थी अन्य देशों जैसे। ठीक है। पार्टी तानाशाह बन गई, चूँकि एक ही पार्टी थी, दूसरी व्यवस्था थी नहीं, तो पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो अपने आप में सुप्रीमो हो गए, खुद को जनता का सेवक न समझ के शासक समझने लगे। और लोगों की बातें जो करनी होती थी, लोगों को अगर अपनी बात कहनी होती थी तो वो चुटकुले के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से अपनी बात की अभिव्यक्ति करते थे। वैसे तो उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी थी ही नहीं, तो लोगों को घुटन महसूस होने लगी कहीं ना कहीं। और क्या हुआ कि वो लोग जो सारे देश हैं वो पश्चिमी देशों के संपर्क में भी आए, और वहाँ की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी का स्वाद उनको लगा कि बाहर तो बहुत फ्रीडम है और हम जो है अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस जगह पे ये संभव नहीं है। तो ये सारी बातें हुई। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था उसने परमाणु हथियारों की दौड़ में अमेरिका को टक्कर दी, क्योंकि उसके समकक्ष जो था वो अमेरिका ही था। तो दोनों एक दूसरे की ताकत बढ़ाते जा रहे थे। तो सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि बुनियादी जो ढांचा था, जैसे कि परिवहन व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था थी, ये धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक समय में रूस की ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, इस्पात, लोहा, ये सब चीज़ें बहुत उन्नत अवस्था में थी। उनका परिवहन इतना अच्छा था कि देश के एक कोने से दूसरा कोना बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, कनेक्टिविटी थी, तभी सब एक दूसरी जगह आ सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सिर्फ तानाशाही की वजह से या ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की वजह से ये चीज़ें गड़बड़ाने लगी। और जब गड़बड़ाने लगी, जैसे बजट है, बजट आप बुनियादी चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, वो परमाणु हथियारों पे खर्च हो रहा है, तो बजट तो उतना ही है अपना, है ना, पैसा तो उतना ही है। तो वो उसके चलते भी कहीं ना कहीं बुनियादी चीज़ों पर कम खर्च किया गया, रक्षा और परमाणु हथियारों के उस पर ज़्यादा खर्च किया जाने लगा, जिसके चलते चलते 1970 के दशक तक आते आते ये व्यवस्था लगभग लड़खड़ाने लगी और ठहर गई। 1970 तक लड़खड़ाने लगी, ठहर गई। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप किया था। उसके भी उनको बहुत बड़ा आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ा। सफलता तो नहीं मिली पूरी तरह से, लेकिन इसका जो कहें अपन आर्थिक भार जरूर उनके कंधों पर आया, और कहीं ना कहीं इससे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जो ये व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से ये सब चल रहा था, 70-79 हो गया। 80 के दशक में, 1980 के दशक में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए, और वो लिबरल व्यक्ति थे, उदारवादी थे। उन्होंने देखा कि वर्तमान समय में 80 के बाद पूरे विश्व में संचार प्रौद्योगिकी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बहुत संचार प्रौद्योगिकी में बहुत क्रांति हो रही है, सभी देश उसको अपना रहे हैं। तो उन्होंने भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए कोशिश की। उनको लगा कुछ सुधार होने चाहिए, इसी सुधार की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया। वो लिबरल व्यक्ति थे। तो कुछ लोगों ने, हालांकि इसका ये सब चल ही रहा था, वो लिबरल व्यक्ति यहाँ पर बैठे। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वहाँ की स्थानीय जनता ने अपनी साम्यवादी शासन व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिया और अस्वीकार करना शुरू कर दिया। जो पूर्वी साम्यवादी देश थे, उनकी जो जनता थी, उन्होंने साम्यवादी शासन को और सोवियत संघ के नियंत्रण को अस्वीकार कर दिया, और वहाँ पर विद्रोह पनपने शुरू हो गए। ये सब घटनाक्रम को उतनी कठोरता से नहीं दबाया गया जितना अब तक सोवियत संघ के द्वारा दबाया जाता था। उन्होंने, जो गोर्बाचेव थे, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, वो सब कुछ मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे?
क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको सैन्य खतरा था, ये था, चूँकि जनता विद्रोह कर रही थी, तो जनता के विद्रोह के आगे वो थोड़ा सा झुक गए, उन्होंने उतनी कठोरता से वो नहीं दमन किया। और परिणति ये हुई कि एक करके एक सभी पूर्वी देशों में, पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें साम्यवादी शासन का अंत हो गया, वो सरकारें गिर गई। ठीक है, ये सब हो रहा था। इसी के साथ साथ 1991 में जो गर्मपंथी थे, सोवियत संघ में जो गर्मपंथी थे, जो साम्यवाद के बहुत ज़्यादा कहें कि समर्थक व्यक्ति थे, उन्होंने तख्ता पलट भी किया। लेकिन इसमें एक नाटकीक्रम घटनाक्रम में एक शख्स और बीच में आ गया, वो थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ने जो है इस तख्ता पलट का विरोध किया और रूस में आम चुनाव हुए, उनमें उन्होंने विजय प्राप्त की और केंद्रीय नेतृत्व को मानने से मना कर दिया कि हम इस केंद्रीय नेतृत्व को नहीं मानते। और यहीं से शुरुआत हुई शक्ति की, सत्ता के खिसकने की। सत्ता जो है वो मास्को से और गणराज्यों की तरफ धीरे धीरे खिसकने लगी थी। तो इस तरह से नाटकीय घटनाक्रम से चलता रहा। फिर 1991 में उन्होंने चुनाव जीते, आम चुनाव जीते और दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में यूक्रेन, रूस और बेलारूस यानी 3 जो बड़े गणराज्य थे, उन्होंने केंद्रीय सत्ता को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। यानी दिसंबर 1991 में इन 3 बड़े बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अच्छा, ये सब देखकर जो मध्य एशिया के भी कुछ गणराज्य जुड़े हुए थे, जो मध्य एशिया के गणराज्य थे, वो क्या थे, उनके साथ ही थे, सोवियत संघ के साथ थे। वो देख रहे थे कि ये क्या होगा। यानी जो विघटन या आंदोलन था वो मध्य एशिया के गणराज्यों में नहीं था, ये पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके बीच में हुआ था सारा। और चूँकि ऐसे तो बहुत सारे 15 गणराज्यों को पूरे मैप में सोवियत संघ में बराबर से दिखाया जाता था, पर कहीं ना कहीं रूस की चलती थी, रूस का बोलबाला था। तो इस सब चीज़ से भी बाकी के देश थोड़े से असंतुष्ट थे कि भाई हम बराबर के, लेकिन फिर भी हमको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने ये घोषणा की कि अब सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करते हैं और हम स्वतंत्र, सभी राष्ट्र अपने आप में स्वतंत्र हैं। और इसके साथ ही उन्होंने पूंजीवाद और लोकतंत्र की दिशा में काम करना शुरू किया। लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाया गया, जिसके विरोध में रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। उन्होंने फिर से वही मॉडल को अपना लिया, पूंजीवाद को फिर से अपना लिया, जबकि पूंजीवाद के अगेंस्ट में ही समाजवादी क्रांति हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, है ना। तो इस तरह से ये पूरा पटाक्षेप नाटकीय घटनाक्रम हुआ और इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दूसरी दुनिया का अंत हो गया और द्विध्रुवीयता की भी समाप्ति हो गई। भाई जब 2 ध्रुवों में से एक ध्रुव खत्म हो गया तो एक ही ध्रुव बचता है। तो इस तरह से द्विध्रुवीयता की समाप्ति हुई, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। ये सारा 1991 में जाके खत्म हो गया और जिस पूंजीवाद के अगेंस्ट में वो खड़े हुए थे उसी पूंजीवाद पर जाकर फिर वो खड़े हो गए। ठीक है, और इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों के एक राष्ट्रकुल की स्थापना की गई उसी समय। और जिसमें जो मध्य एशियाई गणराज्य थे वो पहले अलग खड़े हुए थे, लेकिन बाद में इस समस्या को सुलझा लिया गया और उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। और ये सारे जो गणराज्य थे वो राष्ट्रकुल के संस्थापक सदस्य बने। और जो सोवियत संघ की जो स्थान था वो अब रूस ने ले लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो रूस को जो है सोवियत संघ की सीट मिली। और इतने सारे गणराज्यों में एकमात्र रूस को परमाणु हथियार संपन्न देश का दर्जा मिला। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्याय, अभी ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करके जो है सोवियत संघ में आगे कैसे, क्यों ये विघटन हुआ, क्या परिणतियाँ हुई, क्या क्या घटनाक्रम थे, ये सब इसके बाद हम पढ़ेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। ओके।